So अगर आप periodic table की बात करते हो तो बच्चों I think it's for you two important thing to be utilized, क्योंकि ये वो चीज है जो कि आपके पास given होती है, आपको already given होती है। periodic table आपके पेपर 1 में और पेपर 2 में लास्ट पेज पर सब्स्टिट्यूट होता है, वहां पर पेस्ट हुआ होता है। हम उसको यूज करके बहुत सारी चीजें अपने लिए आसान बना सकते हैं और बहुत सारे अपने आंसर्स को कंफर्म कर सकते हैं कि हमने सही किए हैं या गलत, राइट। उसके अलावा ये periodic टेबल आप पेपर 4 में नहीं गिवन होता। यू नीड टू कीप रिमेंबर एटीपी के अंदर आपके पास periodic टेबल गिवन नहीं होता है, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन बट दे दी जाती है। जैसे फॉर सपोज एमआर वगैरह जो होते हैं वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन कर देते हैं वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है और डेफिनेटली आप सबने periodic टेबल देखा भी होगा और वो कुछ इस तरह का होता है। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं periodic टेबल को, सो इट वुड बी लाइक दिस कि आपके पास एक ग्रुप होता है, एक इस तरह का वर्टिकल कॉलम होता है, एक उसके बराबर में एक और होता है, फिर एक आपके पास इस तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, फिर एक और कॉलम होता है, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवेंथ वन एंड देन एथ वन, और एक एलिमेंट यहाँ बीच में इस तरह से कहीं होता है। इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है आई थिंक बच्चों, राइट, periodic टेबल का। डेफिनेटली थोड़ा सा गंदा ये मैंने बनाया है क्योंकि मुझे पिक्चर नहीं मिल रही है, तो इस वजह से। सो इस तरह का periodic टेबल होता है। आप देखें periodic टेबल जो अरेंज हुआ है ना, वो हमने प्रोटॉन नंबर पर अरेंज किया है, और प्रोटॉन नंबर आप लोग जानते हैं क्या चीज होता है। फॉर सपोज अगर मैं बात करूं सोडियम की बच्चों, तो इट इज 11 and 23. So the number which is a smaller one in these two numbers is actually known as proton number. ये आपके पास होता है प्रोटॉन नंबर, जो कि आपको बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, एंड आल्सो in a neutral atom number of protons and electrons are equal. And what is this? This is mass number, and the mass number is actually the one which is capital 1, and it is actually the sum of protons and neutrons, right? तो ये दो नंबर्स होते हैं आपके पास। इन दो नंबर में से जो छोटा वाला नंबर है, it is a proton number and it is actually the identity of any element. You can say that this is the identity of elements, like that कि हमारा फिंगरप्रिंट हमारी आइडेंटिटी होता है, इसी तरह एलिमेंट्स की आइडेंटिटी उनका प्रोटॉन नंबर होता है। मींस उनके प्रोटॉन्स उनके न्यूक्लियस में कितने हैं, बिकॉज अगर न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं तो आइसोटोप्स बन जाते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं तो एटम्स जो हैं आइंस बन जाते हैं, बट प्रोटॉन्स रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होते। इस वजह से पीरियोडिक टेबल में जो हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है वो उनके प्रोटॉन नंबर की बेसिस पर किया है। लाइक दिस इज हाइड्रोजन 1, this is helium 2, then lithium 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6, then nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9, neon 10, then sodium 11, magnesium 12, aluminum 13, and then silicon 14, phosphorus 15, then sulfur 16, chlorine 17, argon 18. Then over here we have potassium, which is 19, calcium 20, and then scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron. They are so on, right? So they are going to be like shifted, or you can say that they are just arranged on the basis of their increasing proton number from left to right. Is that clear, bacho? You can see in your periodic table, they all are arranged on the basis of proton number. So this is the first thing that you need to keep remember. You can say that elements are arranged on the basis of increasing proton number, on the basis of increasing proton number. You can say that it is the rule of periodic law as well. You can say that this is law as well. The periodic law भी कह सकते हैं आप इसको, और दूसरा आप इसको कह सकते हैं कि रूल है, इस बेसिस पे हमने periodic table को अरेंज किया हुआ है, ठीक है ना। Elements are arranged on the basis of increasing proton number, and for your kind information, it is from left to right. This is not the part of your statement, but you can consider this from left to right. Is that clear, बच्चों? जी सर, clear. Yes. Any problem? जी सर, clear. इससे रिलेटेड एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, for suppose if you just focus over here, potassium is 1939 and argon is 1840. But if you focus over there, so this is argon, and this is potassium. This is potassium. So I can ask to you that argon has greater atomic mass
argon has greater atomic mass. So why it is placed in periodic table first? Yes, इसको बाद में होना चाहिए. It should be after potassium, but why it is before than potassium? Can anyone Because answer it this? has less number of protons. Yes, Sir, you get you need, yes. तो हम you प्रोटॉन need नंबर to की say बेस पे that. करते हैं तो हम लिखेंगे Exactly. कि आर्गन में कम प्रोटॉन. Yes, you need to say that actually periodic table is arranged on the basis of proton number, but not the mass number. So that is why argon is placed first, because it has less number of protons, or it is smaller proton number. Right, बच्चों? जी राइट सर. That's very good. तो इस तरह का सवाल इससे वो पूछ सकते हैं आपसे प्रोटॉन नंबर की डेफिनेशन से. सो कोई भी डेफिनेशन आपको जो पढ़ाई जाए वो फजूल नहीं होती, उसकी बड़े बड़े इंपॉर्टेंस होती है. तो ये इसकी इंपॉर्टेंस आपको इस तरह नजर आ सकती है. इस तरह वो पास्ट पेपर्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. Let's move on towards the next thing. If you focus on the periodic table, so we have a few things in the periodic table that you can see that are clear over there ना. So देखें, एक जो बिल्कुल बेसिक चीज जो आप periodic table में देख सकते हैं, जो बिल्कुल आपको हर एक बच्चे को क्लियर नजर आएगी. वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं समझने के लिए, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक होती है वो क्या होती है? These columns, you can see this, these are the columns. We have 8 columns in the periodic table. These 8 columns, even these are also columns, but they are not considered in O levels. You will consider this in A levels if you are going to study more chemistry. So the transition metals, जो part है बीच वाला, इसको आप as a column consider करोगे next year में जब आप इसको A levels में पढ़ोगे. So right now it is not the part of columns. We just have 8 columns in O levels chemistry. So let's talk about this one. What is group? What is group? What is group? If you talk about groups, bacho, so they are actually vertical columns of the periodic table. You need to keep remember vertical columns of periodic table only. Vertical columns of the periodic table. You don't need to consider that every column in the world is actually group. It is not group. Groups are on the vertical column of the periodic table. Right, bacho? Yes, sir. And why this is very much important for us. We don't need to care about this, why we have 8 columns in the periodic table and why we have 18 columns if we substitute the columns of transition metal as well. Why these columns are very necessary for us? We don't care about that, sir. This is just a periodic table. We can use this for the elements, for proton number, mass number, that's fine. But why we are going to consider these columns? ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? So it's important because it is showing something. It is showing something which is making you can say that difficult things easier for you. So you need to keep remember group number indicates number of valence electrons. Group number indicates the last shell electrons to you, right? That's why it's important. The group number indicates the last shell electron to you. So you can see this. For suppose, sir, this is column number 1 and we have lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium in them. So definitely they are from group number 1. So they all have 1 electron in the outermost shell. They all have 1 electrons in the outermost shell. This is a thing that what group number tells us, right? And also, if you talk about this one, so this is group number 2. And if you talk about group number 2, so this is beryllium, this is magnesium, this is calcium, this is strontium, barium, radium. So we have these 6 elements as well. So why? How do we know that यार ये radium का proton number इतना बड़ा है, तो हम उसको क्या electronic configuration करते करते आखिरी में निकालेंगे, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. It's difficult for us. तो ग्रुप नंबर telling us कि भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको 7 शेल्स को फिल करने की जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि ये ग्रुप नंबर 2 का है, तो उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. दैट्स फाइनल. You don't need to suppose to do some electronic configuration for such a big proton number, right? तो उसने आपको बताया कि भाई प्रोटॉन नंबर इसका आखिरी शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. वी डोंट केयर व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर. 138 प्रोटॉन नंबर है. फॉर सपोज कोई नया एलिमेंट ड्राइव हो गया, उसका प्रोटॉन नंबर 138 है. अब आप बताएं कि भाई वो उसका क्या नाम, मतलब उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे. वी जस्ट नीड टू सी दैट कि वो कौन से ग्रुप में है. फर्स्ट ग्रुप में है तो 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप में है तो 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ग्रुप में है तो 3 इलेक्ट्रॉन. इट इज जस्ट लाइक दैट. थर्ड ग्रुप में है तो 3 इलेक्ट्रॉन,
फोर्थ ग्रुप में है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, फिफ्थ ग्रुप में है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, सिक्स्थ ग्रुप में है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, सेवेंथ ग्रुप में है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर it is in 8th group, so it should be having 8 electrons in the last shell. Right, बच्चों? But जी सर राइट. जी राइट सर. any problem, बच्चों? No sir. So you can say that group number is very important for us because it is telling us the number of valence electrons to us, right? Valence electrons mean the last shell electrons. And also it is also very important because it is also telling you the very important thing, which is charge. Can even tell you the charge of the compound as well. Charge of atom, sorry. Charge of atom as well. So it's quite important for us for the making of compounds formulae. It's very important for us कि हमें ये charge भी बता रहा है. तो आप देखें आखिरी शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो we know that ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से रिसीव नहीं कर सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा and it become +1 charge. So all the element lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, they all have 1 electron in the outermost shell. So they must have +1 charge. They must have +1 charge. And like that, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium, they all are from group number 2. So they have 2 electrons in the outermost shell. So they definitely lose such 2 electrons to become stable or having 8 electrons in their last shells, and they become +2 charge. And if you have 3 electrons in the last shell, so they will lose 3 electrons and become 3+. And if you have 5 electrons, so they will receive 3 electrons to become -3. 6 electrons, so they will receive 2 electrons to become -2. And if they have 7 electrons, so they will receive 1 electron and become -1 charge. And if you have 8 electrons, so it will be neutral. It does not require any electron in the outermost shell because they already have 8 electrons. They are inert, they are unreactive. And if you have having 4 electrons, so the compounds having 4 electrons, normally they show covalent bonding, but you can write they may be positive and negative 4. Right, बच्चों? लेकिन जी ज्यादातर सर वैसे राइट. कोवेलेंट भी लेते हैं ना. Yes, ये covalent bond ज्यादा बनाते हैं. So ठीक. you need to show that कि आप इसको इस तरह लिख सकते हो. Group number, it's very important. For suppose it is group number 1, we always used to define group number in Roman numbers like that. I'm not considering the 4th and 8th one over here because use ही नहीं होता है. जरूरत ही पड़ेगी आपको उसकी. ठीक है ना? तो for suppose we have these 6 groups. So what they are telling us, the valence electrons means the last shell electrons. It has 1 electron, 2 electron, 3 electron, 5 electrons, 6 electrons, 7 electrons. And we know that every element wants to complete its outermost shell. It wants to have 8 electrons in the outermost shell. So we can find out the charge as well by these valence electrons. If they have 1 electron, so they lose, become +1, 2 lose, +2, 3 lose, +3, 3 receive -3, 2 receive -2, 1 receive -1. And the one that are going to lose electrons, loss of electrons are always from metals. This is the property of metals. And the gain of electrons is actually the property of non-metals. Non-metals. Is that right, बच्चों? जी राइट Yes सर. sir. Many of you, I think, know this, that the loss of electron is called oxidation as well. Right? We know that oil rig, the loss of electron is oxidation and the gain of electron is reduction, right? Many of you know this. Oxidation is the loss of electron and the reduction is the gain of electron. So the one which is going to be oxidized itself are termed as reducing agents. So you can say that metals are good reducing agents. And you can say that non-metals are good oxidizing agents. So you can consider this thing as well. Right, and you need to keep remember that the elements that require only 1 electrons are very reactive. They are highly reactive. So the one which is highly reactive is the stronger reducing agent. So you can say that this one is the stronger one and this one is a weaker one oxidizing agent. And same as it is over here, this is a stronger reducing agent and this one is a weaker reducing agent. Is that right, बच्चों? सर ये रिपीट कर दें ये वाली बात, ये जो स्ट्रॉन्गर वीकर वाली बात. देखो जो हाईली रिएक्टिव होता है ना वो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. अब मेरे पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. So you required greater energy to lose 2 electrons. I just required a little energy to lose 1 electron. So I am highly reactive. The one which has only 1 electron is highly reactive. So the one which is highly reactive can lose electrons quickly. The one which can lose electron quickly show oxidation quickly. So the one which is showing oxidation quickly is a traitor or is the stronger reducing agent, right? Okay sir, right.
This is the additional thing that I add over here. This is not a part of periodic table that I just add over here. I just want to tell every one of you कि भाई इस तरह का भी कुछ पेपर में अगर वो पूछे तो आपको पता होना चाहिए. Is that clear, every one of you? Why group Right, number sir. is important? हाँ जी सर क्लियर. Okay, then we have period as well. We have periods as well in periodic table that are saying something to us. What are the periods? Just look at over here. And one of the very important thing, these are actually horizontal rows, right? These are actually horizontal rows. The very important thing to understand is हम लोग पहली वाली रॉ को कंसीडर ही नहीं करते. तो भाई बच्चों याद रखना है आपने, ये जो पहली वाली रॉ है इसको आपने कंसीडर करना है. दिस इज द फर्स्ट पीरियड यू हैव जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं. Then we have this is period number 2, then period number 3, and period number 4, 5, 6 and 7, right? So actually we have 7 periods. और उसको आपने याद रखना है कि भाई जो फर्स्ट वाला है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, उसको हम लोग पीरियड ही कंसीडर नहीं करते. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि पहले वाले पीरियड को पीरियड कंसीडर ही नहीं करते. तो you need to keep remember the first horizontal row is the first period in which we just have hydrogen and helium. You need to keep remember what is periods. Periods are actually, you can say that, horizontal rows of the periodic table. These are horizontal rows of the periodic table. Got it, bacho? जी सर See, गॉट. sir, got it. And definitely we don't care about periods if they are not telling something to us. Definitely ये हमें कुछ बता रहा है. So that is why we are going to talk about this one. What is period number telling us? So bachcho, you need to keep remember period number. It indicates what the number of electron shells covered. It indicates the number of electron shells. It indicates what? The number of electron shells covered. कोई भी एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स कवर करता है वो हमें पीरियड नंबर इंडिकेट करता है. इज दैट क्लियर बच्चों? जी सर. जी, सर sir. सिर्फ Yes, sir. वैलेंस शेल या फिर सारे शेल्स? टोटल इलेक्ट्रॉन शेल्स बताते हैं हमें. टोटल इलेक्ट्रॉन शेल्स. जस्ट लुक एट ओवर हियर. फॉर सपोज अगर मैं हाँ बात सॉरी करूं सर. इसकी, अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट की, दिस इज व्हाट? दिस इज क्लोरीन, राइट? This is chlorine and I ask you कि भाई इसकी electronic configuration लिखो. So you can see this. This is in the third row. So you can say that sir ये third row में है, so ये 3 shells होंगे इसके अंदर. And because it is from group number 7, तो इसके last shell में 7 electrons होंगे, तो इसकी electronic configuration बनती है 2,8,7. That's it, right? ओके सर गॉट इट. So even for suppose अगर आप अपना पुराना वाला तरीका इस्तेमाल करते हो, पुराना वाला तरीका क्या था? For suppose I just gave you what? Calcium 2040 and I ask you to write the electronic configuration of this. You know that we have 20 protons over here, we have 20 electrons over here. First shell contain 2 electrons, then 8 electrons, then 8 electrons, and then 2 electrons. In this way, we have 20 electrons fulfilled in 4 different shells. So you can even do it this way. This is actually from 4th period and it is actually from 2nd group. So you can simply see this कि 4 period है तो 4 shell होंगे, 1 2 3 4. And क्योंकि 2nd group है तो last वाले shell में 2 electron होंगे, बाकी सारे shells कैसे होंगे? Complete. So you can even write electronic configuration in this way, or you can even check your electronic configuration that you write electronic configuration in the right way or not. So you can check your answer as well by the periodic table. Is that clear, bacho? Yes, sir, जी सर clear. क्लियर. Yes, sir. Yes. So you can say that in this way, periodic table is very important for us. Let's see some more thing about periodic tables. So you can see over here, this is the periodic table. And in this periodic table, you just need to keep remember that this part like this is actually carbon from here. This is like silicon over here. This is boron, and over here it is like this. For suppose this part, if you talk about this part like this, so this is except hydrogen, the all part over here. If you just talk about this part, this part, this all are actually what? Other than the elements that are under the staircase, they all are metals. So you can see this. The periodic table is actually giving you the as well, right? It is actually giving the separation of elements as well to you. You can see this. All the elements on the left hand side are metals, right, bacho?
जी right sir. जी sir, right. And if you talk about the part over there on the other hand of the staircase, you can see this. These all elements are non-metal for you, right? Right. These are Yes, sir. non-metal for you. And the part which is actually this under the staircase is actually metalloids. So total we have actually three types of elements. One is metal, one is non-metal, and one is metalloid. If you talk about elements, बच्चों, so elements आपके पास total elements तीन तरह के होते हैं. Elements क्या होते हैं आपके पास? Purest substance. और वो तीन तरह के हो सकते हैं आपके पास. या तो वो metals हो सकते हैं. So you can see this. Metals are the part of the periodic table which is on the left hand side, and you can see this. In the left hand side, 75% of the periodic table is actually based on metals. And then center में staircase आपके पास किस चीज का है? Metalloids का. आपके पास center में staircase है वो है metalloids का. जी बेटे. सर ये staircase का कोई नाम होता है मतलब specific? इसका कोई नाम नहीं होता, बस ये बोरोन से स्टार्ट हो रहा है. ये जो पार्ट है आपके पास बोरोन वाला, दिस इज एक्चुअली मेटालॉइड. एक मेटालॉइड है. फिर आपके पास ये सिलिकॉन आ जाता है, ये आपके पास एक मेटालॉइड है. फिर आपके पास ये आर्सेनिक आ जाता है, ये आपके पास मेटालॉइड है. तो ये मेटालॉइड्स हैं क्योंकि हम यहाँ पर हमने बीच में सेट हुए हुए. तो ये स्टेयरकेस हमने इसलिए बनाया ताकि हमें आइडिया हो जाए कि लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे आपके पास मेटल्स हैं, राइट हैंड साइड वाले आपके पास सारे नॉन मेटल्स हैं, और इन मेटल्स और नॉन मेटल्स को जो सेपरेट किया कर रहे हैं एलिमेंट्स, वो मेटलॉइड्स हैं. ठीक है भाई? Okay sir, got it. And if you talk about the substances or the things that we need to talk about in our syllabus about periodic table and GCE, we just need to talk about group number 1. We just need to talk about this group number 1, and this group is this group. I'm talking about this group. We need to talk about this group, and this group is known as alkali metals. This group is known as alkali metals, and we need to discuss this, right, in our syllabus. Then we need to talk about this one in our syllabus, group number 7. This one, group number 7. This is also the thing that we need to discuss in our syllabus. This is group number 7, and it is known as halogens. This is known as halogens. ये भी हमें पढ़ना है. And in this group we have fluorine, chlorine, bromine, iodine, and acetylene. We need to talk about these 5 elements, and a little bit group number 8 as well, just about their inertness and their unreactivity, and some physical and chemical properties of this part. You need to keep remember the part which is between group 2 and group 3. This rectangular box between group 2 and group 3 is known as transition metals. These are transition metals. So all the transition metals almost exist in this block which is between group 2 and group 3. It is also the part of our syllabus that we need to talk about, and a lot of MCQs and a lot of questions can be asked by this part, right, Bucho? Yes. Right, सर group 8 का क्या नाम होता है? Yeah, this is noble gases. जी सर, noble gas. Okay, so we need to talk about group number 1. We need to talk about transition metals. We need to talk about group number 7. We need to talk about group number 8. So these are the 4 parts of our syllabus that we need to discuss in this chapter. So first of all, if you have any problem about the things that I have talked about in this class, groups and group number, period number, partition of metals, non-metals, and metalloids, and then the 4 things that I told you over here, and the rule of the periodic table. If you have any problem over here, so you can ask about this. Sir, astatine भी वो होगा ना, metalloid group 7 Yeah. का. Yes. ठीक. अच्छा देखें बच्चों, अब आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या चीज है? Just look at over here. Examiner can ask you to make up compounds, the formula of compounds. So you need to remember this. ये ग्रुप नंबर बड़ा आपको हेल्प आउट करेगा उसके अंदर. For suppose examiner ने आपको दिया कि आपके पास ये एलिमेंट है, this is सोडियम, ठीक है ना, इसका कंपाउंड बना के दिखाएं इस वाले के साथ, which is ऑक्सीजन, राइट? तो इसका कंपाउंड पेपर में वो 1 नंबर के लिए पूछ सकता है आपसे. So you need to keep remember भाई, सोडियम है ग्रुप नंबर 1 का, तो इसका चार्ज हमेशा होगा +1, इट्स फिक्स. ऑक्सीजन है ग्रुप नंबर 6 का, तो इसका चार्ज होगा -2, इट इज फिक्स. So when they combine a form, their valencies are going to be cross multiply. The only numbers are going to be cross multiply. So the formula between these 2 elements should be sodium oxide, Na2O. IGCSE के क्वेश्चंस में बहुत इस तरह के पार्ट्स आते हैं. 2 मार्क के लिए वो लाजमी 2 कंपाउंड्स पूछ लेता है. तो जो बच्चे IGCSE का पेपर देने के लिए रेडी है, तो उनको ये याद रखना है कि ये फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है.
GCE में वो इस तरह की चीजें नहीं पूछता है लेकिन GCE में हमारे पास प्रोडक्ट बनाने का 1 मार्क होता है, तो अगर आप करेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर आप गलत फॉर्मूला लिख देंगे प्रोडक्ट का इक्वेशन के अंदर तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। और दे कैन आस्क फॉर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इन दिस वे, कि वो आपसे पूछेंगे भाई ये फला चीज यूज हो रही है, बताएं इसका कंपाउंड क्या होगा और इसका फॉर्मूला बना के दिखाएं। या वो इस तरह भी पूछ सकते हैं आपसे कि वो आपको नाम दे दें इक्वेशन बनाने के लिए, वो वर्ड इक्वेशन आपको दे दें और आपसे बोलें कि आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें, तो वो इस तरह भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसके बगैर आपकी केमिस्ट्री अधूरी है। ठीक है, फॉर सपोज सर जी बेटे। सर क्या कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में एक और बात आती है कि इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह डबल कोवेलेंट्स। वो तो हम कोवेलेंट बॉन्डिंग में ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। ओ ठीक है सर, यस सर। ये मेटल और नॉन मेटल, ये जो मेटल और ये जो नॉन मेटल्स के दरमियान कंपाउंड्स है ना, ये हम अलग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज एक्चुअली जी द सर, फॉर्मेशन ओके। ऑफ कंपाउंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। जस्ट लुक एट ओवर हियर बच्चों, फॉर सपोज आपके पास एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है ना, तो अगर इन दोनों का आपस में कंपाउंड बनेगा तो कैसे बनेगा। एल्युमिनियम फ्रॉम ग्रुप नंबर 3, यू कैन सी दिस ग्रुप नंबर 3 का है, तो इसका चार्ज होगा 3+। ऑक्सीजन इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 6, तो इसका हमेशा चार्ज होता है 2-, तो ये 3 इधर, ये 2 इधर, तो इन दोनों का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, Al2O3। राइट बच्चों? जी सर, राइट। जी सर, राइट। Any problem to any one of you? सर जी बेटे। सर ये पेपर में सर मेटलॉइड के यूजेस आते हैं जैसे नोबल गैसेस के यूजेस आते हैं? नहीं बेटे, हमारे सिलेबस में मेटलॉइड की यूजेस नहीं है। जी ठीक है सर। ठीक है, अच्छा देखें, आप लोग कह रहे थे कि कोवेलेंट कंपाउंड का भी कुछ आपके पास आ सकता है, तो बेटे कोवेलेंट कंपाउंड का अगर फॉर्मूला आपको बनाने को गए, फॉर सपोज ये मेरे पास कार्बन है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन का मैं कंपाउंड बना रहा हूँ, तो कार्बन का चार्ज मैंने आपको बताया इट कैन बी +4 और -4, और ऑक्सीजन का चार्ज आपके पास है 2-। तो अगर आप इसका फॉर्मूला बनाओगे, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, C2O4। क्या बनेगा आपके पास इसका फॉर्मूला, C2O4। तो अगर आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो लोगे, व्हाट विल बी द कंपाउंड, इट इज CO2। राइट बच्चों, इस तरह आप जी इसका सर, कंपाउंड। राइट। दूसरा ये कि और भी तरीके हो सकते हैं इसको कंपाउंड बनाने के, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वे कि आप इस तरह भी बना सकते हो। और जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का चार्ज +1 होता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके आखिरी शेल में, फ्लोरीन के आखिरी शेल में 1- होता है, तो इन दोनों का फॉर्मूला होगा HF। इस तरह भी आप फॉर्मूला बना सकते हो। बहुत सारी इस तरह की चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो, और बहुत सारी चीजों में ये जो है ओबे नहीं भी करेगा, लेकिन आयोनिक कंपाउंड में हमेशा ये ओबे करेगा इस रूल को कि you need to cross multiply the valencies, only the numbers, and you will have a correct compound, right? Formula of correct compound. Got it everyone? यस सर। जी सर, गॉट इट। चले आगे Yes, चले। sir. जी बेटे। सर जो नॉन मेटल्स हैं वो उनमें से कोई ऐसा वो है मतलब जो नॉन रिएक्टिव हो? नॉन मेटल ग्रुप 8 के सारे अनरिएक्टिव होते हैं। ओह अच्छा, ठीक है सर। ग्रुप 8 में सारे ही नॉन मेटल हैं और सारे के सारे ही आपके पास अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं कि सर इसके अलावा भी कोई नॉन मेटल बताएं जो ग्रुप 8 का ना हो और अनरिएक्टिव हो, तो आप उसको नाइट्रोजन कंसीडर कर सकते हैं। नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, it's a very strong bond. It almost required, you can say that almost 900 kilojoules of energy to break this bond, all 3 bonds, right? 900 kilojoules energy काफी होता है, और एक साथ इतनी एनर्जी कहीं से प्रोवाइड करना 945 समवेयर इसकी एनर्जी होती है, तो इतनी एनर्जी कहीं से प्रोवाइड करना इट्स नॉट क्वाइट इजियर। तो ये इतनी आराम से नहीं टूटता। हाँ, ये टूट फिर भी सकता है। कब टूट सकता है, जैसे फॉर सपोज बारिशों में स्काई लाइटनिंग होती है, थंडर स्टॉर्म वगैरह होते हैं, तो वो बिजली कड़कती जो है ना रोज आसमानों पे, उसकी तो एनर्जी इतनी होती है कि वो कुछ भी कर सकती है ना, तो बस वो नाइट्रोजन जो आपके पास एयर में होता है तो वो तोड़ देती है। अदरवाइज इतनी एनर्जी किसी और जगह पर लाइक इंजन में हो सकती है, इसके अलावा कहीं नहीं हो सकती। तो इतनी आराम से सर नाइट्रोजन की एयर में कितनी कॉम्पोजिशन है? 78% बेटे। ओके सर। ठीक है बच्चों, आगे चले हम लोग। जी सर। चले तो लेट्स स्टार्ट विद द alkali metals. Let's start our chapter with alkali metals. Group number 1 that we need to discuss. Group number 1, we need to discuss this group now, and this is known as alkali metals. Why we call them alkali metals बच्चों? It's like कि आप जब इनको पानी में डालते हो
तो ये हाईली स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। जब आप इनको पानी में डालते हो ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसकी वजह से आप इसको क्या बोलते हो, अल्कली मेटल्स बोलते हो। ठीक है जी ठीक सर। ठीक है बच्चों। जी सर राइट। ओके सर। जी सर। तो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि आपके पास ये ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, वी कैन कॉल देम alkali metals because when you dissolve them in water they form highly concentrated alkaline solutions. That is why they are termed as alkali metals, right? They can ask in exam कि भाई क्यों आप alkali metals को कह रहे हैं, तो this is the thing that why we are calling them alkali metals. So this is the reason. Then we have 6 elements in this group, and these are actually lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. These are the 6 elements that are the members of group number 1, known as alkali metals, right? And you can call them, they are alkali metals, or we know that they all have one valence electron, right? They all have one valence electron in the outermost shell, so that is why they all have +1 charge as well in compounds, right bacho? Yes sir. These are the things that जी you need सर। to keep about these elements. These are very basic, don't forget this. जब आप सोडियम की बात करेंगे, सोडियम आयन हमेशा +1 होगा, हमेशा अकेला होगा। तो इट विल बी लाइक दिस कि लिथियम हमेशा +1 होगा, अकेला होगा, सोडियम हमेशा अकेला होगा, +1 होगा, पोटेशियम हमेशा अकेला होगा, +1 होगा। ये बात बताने की वजह है कुछ बच्चे कंपाउंड्स को देखकर अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर सपोज अगर मैंने आपको कहा कि आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, तो इसमें कौन कौन से आयन्स मौजूद हैं? तो बच्चों सोडियम 2+1 का आयन मौजूद नहीं है। We have sodium ion all the time, and you can write like this: we have 2 sodium ions, right? जी राइट Yes, सर। यस जी सर। सर। हाँ कीजिएगा, ये लोग आप लोग ये गलती करते हो, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिख के क्लियर कर रहा हूँ कि इस तरह की गलती ना किया करें। सोडियम हमेशा मेटल है, मेटल हमेशा अकेला होगा, उसका चार्ज हमेशा +1 होगा क्योंकि ग्रुप 1 का है। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू राइट दिस इक्वेशन कि भाई ये इक्वेशन मैं लिख दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लिथियम आयन बनेगा कैसे? बाय लॉस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट्स फाइन, दिस इज द इक्वेशन। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यू कैन कॉल दिस इक्वेशन एज ऑक्सीडेशन, राइट? यू कैन इवन राइट दिस कि सोडियम पहले मेटल था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्या बन गया? सोडियम आयन बन गया। व्हाट इज दिस? दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑक्सीडेशन, राइट बच्चों? जी राइट सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। No sir. Let's talk about the physical properties of group 1. Physical properties. We need to talk about physical properties of group 1. These all are physical properties of group 1. तो बच्चों ये जो metals होते हैं, they all are soft metals. They are soft metals. कैसे metals होते हैं बच्चों ये? They are soft metals. Got it? Yes sir. जी सर गॉट इट। Why we are calling them soft metals? Because they can be cut by knife. They can be cut by knife. It is just the extra information. This is not the physical property. Can be cut by knife is not the physical property. The सर ये physical मैलिएबल भी होता है ना? yes, all the metals are malleable. Yes, soft metal is the physical property. Keep remember this. मैंने बराबर में जो ब्रैकेट में लिखा है ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है, ये एमसीक्यूज में काम आएगा। वो इस तरह यूज कर सकते हैं वर्ड्स आपको आसान करने के लिए, आपके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझना होगा देखते ही कि अगर वो बोले कि दिस इज वन ऑफ द मेटल एम, मेटल एम इज वन ऑफ द मेटल दैट कैन बी कट बाय नाइफ, व्हिच इज द मेटल एम, तो वो आपको 4 ऑप्शंस देगा भाई, कैल्शियम दे दिया, स्ट्रोंशियम दे दिया, बेरियम दे दिया और पोटेशियम दे दिया। So you need to identify quickly that this is a potassium because the one which can be cut by knife is only the group 1 metals, right? So this can help you in MCQ, so keep remember this. This is not the physical property, it is only the information for you कि आप इसको याद रखें, आपको काम आएगी। ठीक है, Okay. फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि वो सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्टर के वो इतने सॉफ्टर होते हैं बच्चों कि मैंने खुद इसको छुरी से काटा है, तो ये कोई झूठ बात नहीं है, मैंने देखा है उसको कटता हुआ, मैंने खुद काटा है उसको। और जो मेरे पास नाइफ थी दैट वाज रस्टेड,
उसके ऊपर जरा सी भी धार नहीं थी, इतनी भी धार नहीं थी कि मैं उसको अपने गले पर रखकर अपना गला काट सकूं। बिल्कुल बिल्कुल बेकार छुरी थी, इतनी घटिया छुरी कि शायद उससे सब्जी भी मुश्किल से कटती। लेकिन क्योंकि मेटल हार्ड होते हैं थोड़े से, मतलब वो सॉलिड टाइप के होते हैं ना, तो जब उस पर मैंने उसको रखी और मैं थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया तो वो उससे सोडियम कट गया, ठीक है ना। क्योंकि उसको कटने के लिए शार्पनेस की जरूरत नहीं थी, उसको कटने के लिए सिर्फ ताकत की जरूरत थी, मैं ताकत लगाया वो कट गया, ठीक है। तो दे आर सॉफ्ट मेटल्स एंड देन दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बच्चों that we cannot hold them in our hands. We cannot hold them in our hands because they can react with the moisture of our hands. So that is why we store them in oils. सर ये रिएक्टिव वाली बात, सर ये तो केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी? यार ये बिल्कुल केमिकल प्रॉपर्टी होती है, बट आई एम जस्ट कंसीडरिंग एज अ फिजिकल वन, तो हम उसको देख सकते हैं ना, हम उसको ऑयल में रखा हुआ देख सकते हैं। ओके सर। तो कोई आपसे पूछेगा कि भाई तुमने ये सोडियम खरीदा है, ये तुमने ऑयल में क्यों रखा हुआ है, तो आप बता सकेंगे ना, फिजिकली वो नजर आ रहा है भाई ये इतना रिएक्टिव है कि मतलब इसको हमें इसमें रखना पड़ता है। फॉर सपोज मेरे घर में अगर मेरे घर में एक शेर है, तो उस शेर को मैं खुला तो नहीं छोड़ सकता ना, उस शेर को मैं पिंजरे में बंद करना पड़ेगा, चाहे मुझे कितना ही पसंद क्यों ना हो, लेकिन वो खतरनाक है, मुझे उसको पिंजरे में बंद करना पड़ेगा, राइट। सो इट इज वन ऑफ द जी फिजिकल। सर। ठीक सर। ओके सर, राइट। ठीक है, बिकॉज दे आर सॉफ्ट मेटल्स बच्चों, that is why they have low melting and boiling points, right? Low melting and boiling points. And if you want to consider the boiling point of this or melting point of this, I'm just going to give you one example of this कि बच्चों सोडियम का melting point कितना होता है, melting point of sodium कितना होता होगा बच्चों, anyone, any guesses? 98 40? डिग्री सर। सर 40? 98 डिग्री किसी बच्ची ने याद किया हुआ यार, ये तो तुमने कैसे याद रखा हुआ है इसको। 98 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। और आप जरा मुझे बताएं कि अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन की बात करूं तो आयरन का कितना होता होगा, आयरन 1556 कुछ करके था। यस इट इज 1538 समवेयर। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना है। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। असल में ये इतना भी लो नहीं है, अगर आप नॉन मेटल से कंसीडर करोगे तो सही है, मतलब 100 मेल्टिंग पॉइंट सही है। लेकिन अगर आप बाकी मेटल्स को देखते हो तो देखो कितना डिफरेंस, ऑलमोस्ट 1450 का कहीं डिफरेंस है, 1450 का। तो दैट्स व्हाई आई एम कंपैरेटिवली वी आर टॉकिंग अबाउट कि अदर मेटल्स से बड़ा लो होता है, ठीक है भाई। जी राइट सर। सर मरकरी है ना जो मतलब रूम टेम्परेचर में वो होता है लिक्विड स्टेट में? लिक्विड होता है हाँ, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। देन दे आल्सो हैव लो डेंसिटीज बच्चों, इनकी डेंसिटीज भी कैसी होती हैं, लो होती हैं। और अगर उसकी भी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इतनी लो होती है इनकी डेंसिटी कि पानी से भी कम होती है इनकी। तो दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सोडियम की डेंसिटी होती है समवेयर 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी कम है कि ये पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। और अगर आप आयरन की डेंसिटी की बात करें तो आयरन की डेंसिटी आपके पास क्या होती है बच्चों, इट इज समवेयर 6.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज व्हाई व्हेन यू डिप the iron into the water, so it is going to be settled down in the bottom, right? ये सर डेंसिटीज याद रखने की तो जरूरत नहीं है ना? ये वाटर आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखवा रहा हूँ कि आपके जहन में एक कंपैरिजन क्रिएट हो जाए और जब आप एमसीक्यूज के अंदर देखें तो आप उसको आइडिया लगा सके। ओके सर। वाटर की 1 पॉइंट कुछ करके है ना? पूरी 1 होती है, 1 होती है पूरी, 1 ग्राम। ठीक है सही है, सर तो these आइस are की the वाटर four- से कम होती है ना? yes, that is why they float on the surface of water. ओके सर। तो इतने बड़े बड़े हम शिप्स बनाते हैं जो पानी में चलने वाले शिप्स होते हैं, हम उनका मास और वॉल्यूम भी इसी तरह डिफाइन करते हैं कि वो डेंसिटी उसकी 1 से कम आ जाए। तो अब उसका जो मास होता है उसका मास हम कम रखते हैं, उसका वॉल्यूम हम ज्यादा रखते हैं ताकि डिवाइड हो। डिवाइड होने के बाद आंसर 1 से कम आए। जब आंसर 1 से कम आएगा तो वो जो शिप है कभी भी पानी के अंदर डूबेगा नहीं, वो उस पर फ्लोट करेगा। ओके सर। गॉट इट सर। सही है बच्चों, फिजिक्स भी पढ़ा लेता हूँ मैं, देख रहे हो। जी सर। जी सर। बट मुझे सिर्फ केमिस्ट्री पसंद है, फिजिक्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत खुश लगती थी मुझे, लेकिन मार्क्स मेरे फिजिक्स में अच्छे आते थे क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मुझे पढ़ना पड़ती थी मजबूरी को। चले, एंड द रेस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम एज द मेटल हैव। बाकी मेटल्स के पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वही सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें भी होंगी। मैलेबल होगा, डक्टाइल होगा, शाइनी होगा। आप काटोगे इसको तो अंदर से शाइनी निकलेगा।
उसके बाद इसके अलावा ये कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, एंड दे आर सर सोनर। जी नहीं सर, मैं पूछा था कि सोनोरस का मतलब क्या होता है, कि ये Sonorous साउंड का प्रोड्यूस मतलब करते है हैं। yes when you hit them they will produce a specific sound जो कि सिर्फ मेटल के ही मेटल ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, वो गली के कोने पे खंबा लगा हुआ होता है, बच्चा टन 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 भाग रहे होते हैं रात में, तो वो जो टन टन की आवाज होती है वो टन टन सिर्फ मेटल में से आ सकती है और किसी में से नहीं आती। ठीक है भाई, चुभने वाली आवाज जो होती है। ओके सर। जी सर, राइट। Then we need to discuss some trends as well. हमें इसके कुछ ट्रेंड्स की बात करनी है। The thing which सर is going to इसमें वो टिपिकल कौन सी हैं? येलो वाली typical लास्ट 3? टिपिकल इसकी सॉफ्ट वाली है, लो वाली है, ये 3 टिपिकल है। ठीक सर। और बाकी ये जो ग्रीन वाली मैंने लिखी है ये सबकी एक जैसी है। You are not going to consider this one as a physical property। आप जिस इसको मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब इसको ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी कंसीडर ना करो। आप शुरू वाली 3 को ये टिपिकल है, ये सिर्फ इसकी है और किसी के नहीं है। और बाकी ठीक नीचे वाली जो है वो सब मेटल्स में होती हैं, कोई सा भी मेटल हो, ट्रांजिशन मेटल हो, ग्रुप 3 का हो, ग्रुप 2 का हो, कोई सा मेटल, लैंथेनाइट्स हो, एक्टिनाइट्स हो, वो सब में होती हैं। तो ये टिपिकल इसकी थी। ट्रेंड्स राइट सर। समथिंग जो फॉलो हो रहा हो, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है भाई, इस फला चीज का ट्रेंड चला, फटी हुई पैंटों का ट्रेंड चल रहा है, तो घुटनों से फटी हुई पैंट पहननी है, मुझे भी पहननी है, आपने भी पहननी है, सबने यही पहननी है। ठीक है ना, तो वो ट्रेंड चल रहा है। अभी हमारे पाकिस्तान में भी एक ट्रेंड चल रहा है, फटी हुई जेब का ट्रेंड चल रहा है। हर बंदे की जेब फटी हुई है, मतलब उसके अंदर पैसे नहीं है, चोरी हो गए, कोई ले गया, कोई छीन के ले गया, तो सबका ट्रेंड चलता है ना, एक ट्रेंड होता है जिसको फॉलो किया जा रहा होता है। तो ये एक ट्रेंड है आपके पास ग्रुप 1 का, जो कि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा ट्रेंड है भाई? कि रिएक्टिविटी, आपके पास जो रिएक्टिविटी होती है ये होती है डिक्रीज। क्या होती है बच्चों? ये सॉरी, रिएक्टिविटी जो होती है आपके पास क्या होती है? इंक्रीज डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि जितना बड़ा साइज होता जाएगा डाउन द ग्रुप, उतना आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करना हो जाएगा आसान। क्योंकि आप खुद सोचें, न्यूक्लियस कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव। वो आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव होते हैं, उनको पकड़ के रखा हुआ होता है। जब एक शेल होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस होगा वो कम होगा, वो पकड़ के रखेगा न्यूक्लियस, उसको इलेक्ट्रॉन को इतनी आराम से जाने नहीं देगा। 2 शेल हो गए, इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चला गया, न्यूक्लियस की पहुंच से थोड़ा सा दूर हो गया, अब न्यूक्लियस की ताकत कम है, उसकी ताकत कम हो गई दूर जाने की वजह से, थोड़ा और दूर चला गया, तो वो और मुश्किल हो गया न्यूक्लियस के लिए। जब इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ते जाएंगे डाउन द ग्रुप, हम नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके पास न्यूक्लियस से दूर चले जाते जाएंगे, तो उनका न्यूक्लियस आखिरी शेल से चले जाना और आसान हो जाएगा। राइट, व्हेन इट इज इजियर इट मींस इट इज हाईली रिएक्टिव। राइट सर। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कोई आप में से कोई पतंग उड़ाता हो, कोई अगर किसी ने पतंग कभी उड़ाई हो, तो जब आप पतंग जस्ट उड़ाते हैं तो वो जब पतंग करीब करीब होती है तो बड़ी अच्छी वो उड़ रही होती है, जैसा हम चाहते हैं वो वैसा कर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाती जाएगी, तो उसकी जो मतलब हमारी उस पर जो अटैकिंग होगी ना, वो खत्म हो जाएगी, तो हमारा उस पर फिर काबू नहीं रहता। वो जब अपनी मर्जी से जाती है, जब तक हम उसको खींचते हैं वो पता नहीं कितनी देर बाद अटैक करती है। तो वो जितना दूर आपके पास डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, वो जो दूर वाला बंदा है वो उसके ऊपर आपका वो नहीं रहेगा, आपका होल्ड नहीं रहेगा। जैसे अगर पेरेंट्स हमारे घर में हैं तो वो हमारे साथ होते हैं, तो वो हमें होल्ड करके रखते हैं कि भाई रात को 10 बजे घर पे आ जाना है, मोबाइल 11 बजे बंद कर देना है, सो जाना है, सुबह उठना है, हर चीज का वो हमारा ख्याल रखते हैं, तो वो हमें होल्ड करके रखते हैं। लेकिन जैसा ये एक बंदा वो स्कूल कॉलेज खत्म करने के बाद घर छोड़कर कोई बाहर मुल्क जाके रहने लग जाता है, तो अम्मा अब्बा बेचारे यहाँ होते हैं और जो घर वाले होते हैं वो पाकिस्तान में होते हैं, और जो बच्चा होता है वो बाहर होता है, तो वहाँ कोई उसको पूछने वाला नहीं होता, किसी के ऊपर कोई होल्ड नहीं करता उसके ऊपर। रात को 12 बजे घर आए, 2 बजे घर आए, दोस्तों के पास रहे, नहीं आए घर पे, तो कोई पूछने वाला नहीं है। सेम एज इट इज, जब आप दूर चले जाते हो, डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो होल्ड नहीं रह पाता। तो जब शेल्स के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस का होल्ड नहीं रह पाएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन लूज होना आसान हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज होना आसान हो जाएगा तो वो मेटल को हम कंसीडर करेंगे इट इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। गॉट इट बच्चों? जी सर, गॉट इट। इन्हें काफी लंबी कर दी है, वैसे इतनी जरूरत नहीं थी इसकी, खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको याद रखना है कि डेंसिटी आपके पास डाउन द ग्रुप क्या होगी बच्चों? डेंसिटी क्या होगी डाउन द ग्रुप? इंक्रीज। It is increased down the group.
डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज डिक्रीजेस डाउन। सर ये इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है कि ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है नीचे जाते हुए? हाँ यार, इसका रीजन हमारे सिलेबस में नहीं है। रीजन तो डेफिनेटली है, इसका रीजन है और वो हमारे सिलेबस में है। रीजन इसका भी नहीं था रिएक्टिविटी का, मैंने बस बता दिया आपको, ऐसी मैं दिल चाह रहा था बताने का तो मैंने बता दिया, वरना इनके रीजंस नहीं है। वी जस्ट नीड टू रिमेंबर देम और फिर हमें डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती है? आपका मास इंक्रीज हो रहा है, वो तो आपका मास इंक्रीज होता है। हाँ अच्छा, मास ठीक। इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा ये कि ये ग्रुप 1 की जो मेटल्स होते हैं इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग भी कम होती है, ये भी सीन है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। इफ यू वांट टू लर्न दिस यू नीड टू बी इन ए लेवल्स, राइट? जी सर। इनिशियली व्हेन जब आप ओ लेवल्स में होते हो तो हम जैसे इसको पढ़ रहे होते हैं कि भाई हम देख रहे हैं हमारा इंटरेस्ट इसमें है या नहीं। जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है तो मुझे पढ़ लेनी चाहिए इस सब्जेक्ट को, फिर हम क्या करते हैं, इसको फिर ए लेवल्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है और बहुत सारी चीजें आप जाके समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक रीजन रिएक्टिविटी वाला बताया, तो इस तरह की रीजंस आप पढ़ेंगे। सही है बच्चों? जी ठीक है। Yes, Okay, sir. so I am just going to end the lecture over here. I'm not going to tell you the chemical properties in today's class. We will discuss this in the next class, inshallah.